हे गाइस, आप सबको देश का पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार का गणतंत्र दिवस कितने नंबर का है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12 में लगे हुए जो महत्वपूर्ण गद्य खंड है उसके कुछ हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2026 में होने वाले बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन प्रश्नों को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि गद्य खंड में जो कहानियाँ लगी हुई है उसकी विद्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी का जो बातचीत नाम से जो शीर्षक लगा हुआ है वो निबंध है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बातचीत किस विधा की है, तो आप लोगों को बताना होगा कि निबंध है। 2 नंबर में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। ये क्या है? कहानी है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये कहानी और इसके द्वारा पूछे गए पात्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने लिखा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति को देख के आप लोग शायद ना बता पाए कि ये क्या है, लेकिन अगर आप लोग विस्तृत रूप से पढ़े होंगे तो ये पता होना चाहिए कि 5 जून 1974 को जो है पटना के गांधी मैदान में उन्होंने यानी जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था उसी का यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अंश दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या है? भाषण का अंश है। रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने लिखा है अर्धनारीश्वर, ये क्या है? निबंध है। इसमें पुरुष और नारी को जो है एकाकार रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार से हम लोग नीचे देखेंगे अज्ञे जी की जो है रोज नामक कहानी लगी हुई है। अज्ञे जी जिनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। कभी कभी जो है अज्ञे जी का पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भगत सिंह, जो कि एक लेख एक पत्र है। तो यहाँ तो साफ आप देख सकते हैं कि एक पत्र, ये पत्र जो है ऐतिहासिक पत्र है जिसको सुभाष चंद्र बोस ने खुद से लिखा है और उसी का यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है दी गई हैं। नीचे हम लोग देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जो है ओ सदा नीरा शीर्षक नाम से जो है गद्य खंड में लगा हुआ है जो कि निबंध है, जो कि गंडक नदी को जो है उसके आसपास के भूमिकाओं को चित्रित किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है, उसमें हम लोग जो हाईलाइट क्वेश्चन हम लोग वही देखेंगे कि मनुष्य कौन सी शक्ति वरदान में मिली है, यानी मनुष्य को कौन सी शक्ति जो है वरदान में मिली है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो ये निश्चय ही पता होगा कि वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होने से दुनिया जो है कैसे दिखाई देती है, यानी किस तरीके से दुनिया लगती है? गूंगी। दुनिया कैसी प्रतीत होगी? गूंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वक्तृता का आरंभ कैसे किया जाता है, यानी जब आप भाषण देते हैं तो उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप लोग सुनने होंगे चेयरमैन, लेडीज, जेंटलमैन, साहब या मजलिस, या बहुत सारे लोग तो कभी कभी बोल जाते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है उत्साह पैदा करना। बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है, यानी किस रूप में निकलता है। तो आज जब आप लोग ये निबंध पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि भाप बनकर निकल जाता है। जिसको बातचीत को लत पड़ जाती है उसको क्या करते हैं, यानी वो खाना पीना तक की परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट
रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा क्या जुड़ा हुआ है, यानी किस्से में क्या है जो उल्लिखित किया गया है बातचीत निबंध में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक जो है मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है, तो यहाँ पर उसका जवाब होगा मनुष्य के गुण एवं दोष। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता चलेगा कैसे कि आपकी सोच के है, आपके विचारों में क्या है। बोलने से ही तो प्रकट होता है। तो यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। एडिसन के अनुसार जो है यहाँ पर उन्होंने बातचीत में कितने लोगों को शामिल करने की बात कहा है, या सिर्फ बात हो सकती है कितने लोगों की बातों को है जो एडिसन ने महत्वपूर्ण बताया है। तो यहाँ होगा जवाब इसका सिर्फ 2 लोगों की बात को जो है एडिसन ने महत्वपूर्ण बताया है। लेखक के अनुसार 2 बुढ़ों की बातचीत किस विषय पर होती है, तो आप भी समझते होंगे कि जमाने की शिकायत। बातचीत का हुनर किस देश के लोगों में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है यूरोप के लोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुहृदय गोष्ठी किसे कहते हैं, तो कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके। फिरंगी मैम के बाग में किस तरह की घास थी, तो मखमल की तरह जो है घास थी। लहना सिंह की गर्मी कैसे मिल सकती थी, विरोधियों पर धावा बोलने से, यानी अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने से। सिख लोग किस वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा तंबाकू का। सिख लोग जो है सेवन नहीं करते हैं। लहना सिंह के अनुसार जो है जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया है। खंदक में कितने सिपाही थे, लगभग 50 सिपाही। बोधा सिंह के पिता कौन थे, सूबेदार जी। लहना सिंह का माथा क्यों ठनक गया था, तो कैप्टन के बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए थे। पानी पीने के बाद बोधा सिंह को क्या हुआ था, कपकपी छूट रही थी और दांत बज रहे थे। लप्टन साहब क्या पिए हुए थे, तो शराब। लहना सिंह ने लप्टन साहब से क्या पूछा था, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे। लहना सिंह अंधेरे में किससे टकराया, वजीरा सिंह से। लहना सिंह ने उल्टी बंदूक से किस पर वार किया था, फर्जी लप्टन साहब पर। लहना सिंह ने फर्जी लप्टन साहब को कैसे पहचाना था, उर्दू बोलने की वजह से, क्योंकि उनके जो है सूबेदार जी उर्दू नहीं बोलते थे। तुर्की मौलवी ने गांव में किस तरह की बातें फैलाई थी, इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए हैं। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, जांघ में। जीवन भर की घटनाएं किस तरह सामने आती है, मृत्यु के समय। लहना सिंह नंबर 77 राइफल में क्या बन गया था, तो जमदार बन गया था। ये जो प्रश्न है सूबेदारनी कौन थी, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा मैंने पहले आपसे की है। वही लड़की जिससे लहना सिंह ने पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी जब ये मामा गांव दोनों गए थे तो उनकी जब मुलाकात होती है तब लहना सिंह वे लड़की से पूछते हैं, जो कि बाद में सूबेदार जी से शादी करके सूबेदारनी बन जाती है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि सूबेदारनी कौन थी। इसका जवाब नीचे दिया हुआ है। सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा था, इसका जवाब हो जाएगा मैंने तुझे आते ही पहचान लिया था। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि लहना सिंह जो थे कितने नंबर के जो है सिख राइफल्स में थे, तो 77 सिख राइफल्स में जो है लहना सिंह जमादार थे। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटी हुई है, तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण का अंश है, पटना गांधी मैदान में दिए हुए थे 5 जून 1974 को। लेखक किस सभा को संबोधित कर रहे थे, यहाँ लेखक से मतलब है जयप्रकाश नारायण जी से, तो इसका जवाब हो जाएगा कि छात्र संघर्ष समिति को। आंदोलन से प्रभावित होकर कविता किसने लिखी, यानी दिनकर जी। दिनकर जी बोले तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। लेखक ने अपने विचारों को क्या नाम दिया,
तो क्रांति के विचार। लेखक ने संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता को क्यों महसूस किया था? इसका जवाब हो जाएगा जनता चारों तरफ से करा रही थी। लेखक के अनुसार गरीबी का क्या हाल है? गरीबी बढ़ रही है जबकि गरीबी हटाओ का नारा लगाया जा रहा है। लेखक किस कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पटना कॉलेज के। लेखक किसको पूजनीय मानते हैं? तो लेखक जो है महामाना मदन मोहन मालवीय जी को पूजनीय मानते हैं। लेखक किस देश में जाकर पढ़ना चाहते थे? तो अमेरिका में। कुछ लोग लेखक को किस प्रकार पुकारते थे? निक्सन को दे दो तार जयप्रकाश की हो गई हार। यानी जो जयप्रकाश के विरोधी थे वे इस प्रकार के नारे जो है लगा रहे थे, इस प्रकार के नारे जो है लगा रहे थे ताकि जो है जयप्रकाश की मनोबल टूट जाए, लेकिन जयप्रकाश ने उन लोगों को मात दे दी। लेखक ने अमेरिका में कौन कौन से कार्य किए थे? तो लेखक ने बागानों में, कारखानों में काम किए थे। लेखक को स्कॉलरशिप कब मिली? बीए पास करने के बाद। लेखक जो है मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में। लेखक को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी? लोकतंत्र की शिक्षा। आंदोलन में किस वर्ग के लोग पहुंच रहे थे? सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे थे। सरकार को किस बात का खतरा लेखक को बताती है? जेल तोड़ने की खतरा। पुलिस वाले ने दीक्षित जी से क्या सुना था? जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल जाता। लेखक यानी जयप्रकाश नारायण जी के परम मित्र का क्या नाम था? उमा दीक्षित। जयप्रकाश नारायण किसी से भी व्यक्तिगत झगड़ा क्यों नहीं मानते हैं? इसका जवाब हो जाएगा वे मानते हैं हमारा झगड़ा सिर्फ सिद्धांतों, नीतियों आदि से है, न कि किसी व्यक्ति से। लेखक किस वर्ष सर्वोदय गए थे? तो सन 1954 ईस्वी में। लेखक के अनुसार किस देश की जो है अवस्था में है? यानी लेखक के अनुसार देश जो है उस समय किस अवस्था में है उसका चित्रण किया गया है। तो उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि पिछड़ी अवस्था में, यानी देश जो है अभी पिछड़ी अवस्था में है स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी। अब हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का अर्धनारीश्वर जो कि निबंध है। कभी कभी जो है इनका जन्म पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, जगह का नाम। तो ये हो जाएगा बिहार के जो है बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक कवि है। आप लोग इनका नाम जो है विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। इस निबंध में जो है शंकर और पार्वती यानी शिव पार्वती को जो है रूप में चित्रित किया गया है अर्धनारीश्वर के संबंध में। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखेंगे। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अंग कैसा दिखाई देता है? तो आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का। आप लोग जो है शिव और पार्वती का मुझे उम्मीद है कभी ना कभी आप लोग फ़ोटो ज़रूर देखे होंगे जिसमें उनका जो है दोनों रूप समाहित होता है। उसी की चर्चा जो है यहाँ अर्धनारीश्वर में किया गया है। आधा अंग जो होता है शिव का होता है और आधा अंग पार्वती जी का होता है। आधा अंग में वघांबर होता है तो आधा अंग में जो है साड़ी लपेटी हुई होती है। लेखक के अनुसार अर्धनारीश्वर की कल्पना से क्या संदेश मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा नर नारी रूप जो है पूर्ण रूप से समान है। गुणों में बंटवारा करते समय पुरुषों ने किससे राय नहीं ली थी? यानी महिलाओं से उन्होंने राय नहीं ली थी। सिंहासन किसके लिए होता है? तो राजा के लिए होता है। आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो वे क्या कहते? इसका जवाब हो जाएगा ये बंटवारा हमने नहीं किया, वे ऐसा कहते। नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि के आविष्कार से। यानी जब पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगे और उसको लेकर जब वो घर पर आते
तो उसको साफ करने और उसको संभालने का और घर में सहेज कर रखने का काम जो है महिलाओं का होता था, यानी नारी का होता था। तब से नारी जो है प्रधानता में आ गई, ऐसा लेखक ने बताने का यहाँ प्रयास किया है। प्राचीन काल में नारी पर जीवित वैधव्य का पहाड़ कब टूटने लगा था? जब पुरुष विवाहित संन्यास लेने लगे थे। नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बुद्ध और महावीर ने। प्रेमचंद्र ने नारी के विषय में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा है कि जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो राक्षसी बन जाती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि हर पुरुष को जो है स्त्री का गुण लेना चाहिए। प्रसाद जी ने नारी को क्या नाम दिया है? प्रसाद जी से यहाँ मतलब है जयशंकर प्रसाद जी से। तो उन्होंने नारी को जो है ईड़ा रूप दिया है, ईड़ा नाम से जो है उन्होंने संबोधित किया है। जीवन यज्ञ में नारी की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। मनुष्य को अनावश्यक विनाश से कैसे बचाया जा सकता है? स्त्रियोचित गुण ग्रहण करने से, यानी पुरुष को जो है बचाया जा सकता है। गांधी जी पर उनकी पोती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बापू मेरी माँ। ये जो है प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अर्धनारीश्वर जो ये निबंध है इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने कुंती और गंधारी की भी चर्चा किया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अज्ञे जी की रोज नामक जो है कहानी, जिनका संपूर्ण नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ये जो कहानी है 1944 में जो है अज्ञे जी ने लिखा है, जो कि गैगरी नामक शीर्षक के नाम से जो है प्रकाशित